जो 7 नंबर कॉलम में गोड़ी धर्म के उल्लेख करने की बात कही गई। कुछ साल पहले ये झारखंड के भी नेता आए थे और उसमें सरना को उन्होंने धर्म के रूप में अपनाने को कॉलम में रखने के लिए कहा गया, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में भी 42 जनजाति हैं, तो सबके अपनी अपनी पहचान है, तो सब मिलकर इसको प्रयास करें तो उसका लाभ मिलेगा, ये मैंने सुझाव दिया। आदिवासियों के अलग धर्म कोड के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है, वास्तव में वो बयान शर्मनाक है और मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए उनको ऐसे बयान की अपेक्षा उनसे नहीं थी। मुझको ऐसा लगता है कि अपने पिताजी नंद कुमार बघेल से ही प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्योंकि नंद कुमार बघेल ही वो ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर हिंदुओं को तोड़ने की बात करते रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को गाली देते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मुद्दों की गर्माहट बढ़ती जा रही है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो ताजा मुद्दा है वो आदिवासियों के अलग धर्म कोड की मांग को लेकर है। आदिवासी संगठन इस तरीके की मांग रखते रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी इसे समर्थन कर दिया है और मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि सब लोग एक साथ मिलकर इस बात को केंद्र के सामने रखें, जिससे कि राष्ट्रीय जनगणना में इसे स्थान मिल पाए। इसके पीछे क्या राजनीतिक सोच है, क्या ये कोई राजनीतिक दांव है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज एक बड़ा घटनाक्रम चुनाव से जुड़ा हुआ ये सामने आया है कि जो विशेष सत्र केंद्र सरकार बुलाने जा रही है उसमें एक देश एक चुनाव भी हो सकता है। तो बीजेपी की ये अपनी अलग रणनीति है और कांग्रेस अपनी अलग रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में चुनावी दाव जो दोनों पार्टियों के हैं उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक समीक्षक के रूप में, जो जानकार के रूप में हमारे साथ रहेंगे अशोक तोमर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं महेश कश्यप जी, जगदलपुर से हैं, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं जावेद खान जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ आदिवासी समाज का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं बंगादास जी सोढ़ी, जो कि सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो चारों मेहमानों का स्वागत करते हुए एक एक करके चर्चा की शुरुआत करता हूं। जैसे कि हमने चर्चा आज आदिवासियों पर केंद्रित रखी है और बताने की कोशिश की है कि आदिवासी जो हैं वो सत्ता की चाबी हैं और इसके लिए अलग अलग राजनीतिक दल क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कांग्रेस की ओर रुख करेंगे, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो पहले जावेद जी की ओर रुख करता हूं। जावेद जी, इतना सरकार ने काम किया, कई योजनाएं बनाई, आदिवासियों का पूरा आपको समर्थन मिल गया, बस्तर सरगुजा पूरा आपके पास है, उसके बावजूद आप लोग इस तरीके के दांव चलने की क्यों जरूरत आन पड़ी, जिस पर विवाद हो, जिस पर अगर मगर जैसी स्थितियां हो? क्या कारण है इस तरीके के बातों को आप लोग उठा रहे हैं? नमस्कार मोहन जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सबके मुख्यमंत्री है और आदिवासी समाज के भी मुख्यमंत्री हैं। लगातार कई सालों से आदिवासी समाज अपने को पृथक करना चाहता है, वो अपनी जनगणना कराना चाहता है। वो चाहता है कि शासन की जो योजनाएं हों, वो चाहे केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, उन्हें पृथक रूप से मिले, तो उसकी वो मांग करते आए हैं। पर लेकिन वह मांग जो होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरा आदिवासी बाहुल्य राज्य है और यहाँ पर कम से कम 42 ऐसी जनजातियां हैं जो रहती हैं और सभी आदिवासी, तो कहीं ना कहीं ये जो मांग उठती आई है ये अलग अलग उठती आई है। तो उनका कहना यह है कि सब मिलकर के एक साथ यह मांग केंद्र से करें तो उसका उन्हें फायदा हो। अब इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो अगर जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, 3 साल कांग्रेस के थे, उसके बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की रही। 15 साल में अगर आप देखेंगे तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के साथ में हित नहीं करी, आदिवासियों का अहित ही करी, आदिवासी को आदिवासी के खिलाफ करी, आदिवासी को आदिवासी के खिलाफ लड़ाई। सलवा जुलूम इसका एक उदाहरण है। आज अगर आप देखेंगे विपक्ष में है ये भारतीय जनता पार्टी, तो आज भी धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी को आदिवासियों से लड़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल में ये धर्मांतरण के मुद्दे पर खामोश थे,
इनकी सरकार थी, इन्होंने ये उस समय ध्यान नहीं दिया कि आदिवासियों के साथ में क्या हो रहा है। लेकिन आज इनके पास जब ये मुद्दा विहीन हो गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये आदिवासियों का मुद्दा सिर्फ धर्मांतरण के मुद्दे पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। रही तीसरी बात, अगर आप ये देखेंगे कि आज आदिवासी समाज आज छत्तीसगढ़ में किस तरह से फल रहा है, फूल रहा है, पनप रहा है। पहले पलायन होता था, आज पलायन नहीं हो रहा है, अपने राज्य में रह करके राज्य का गौरव बढ़ा रहा है। तो उन्हें जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, अगर उसके लिए जातिगत जनगणना हो जाएगी तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आदिवासी समाज में कौन कौन सा समाज किस उसमें है, तो उन्हें आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, उन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। और मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अगर कोई आपत्ति कर रहा है तो यह निराशाजनक है, यह राजनीति से प्रेरित है। ठीक है महेश कश्यप जी, आपने सुना कांग्रेस को आदिवासियों के लिए अलग अलग धर्म कोड होगा, तो इसमें आपत्ति क्या है, इसलिए कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। कुछ संगठन आप लोगों के पहले से मांग कर रहे थे, बीजेपी का क्या रुख है इस पर? नमस्कार मोहन जी। जी, कांग्रेस का शुरू से नीति रहा है फूट डालो राज करो, क्योंकि आदिवासी जनजाति समाज जो है सदियों से सनातन परंपरा को मानता रहा है और सनातन धर्म का अभिन्न अंग रहा है। आप जाएंगे महाभारत काल में घटोत्कच, एकलव्य, जामवंती, हिडिंबा नाम का उल्लेख आपको रामायण का महाभारत काल में मिलेगा। बिल्कुल। रामायण काल में जाएंगे सबरी, निषाद, गुहू, सबर आप रामायण काल में मिलेगा। सतयुग में जाएंगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, ओली का सतयुग में आपको मिलेगा। इस प्रकार से आदिवासी समाज सदियों से सनातन परंपरा को मानता रहा है और आज भी वो सनातन परंपरा को मान रहा है। लेकिन कुछ वामपंथी, वाम से विचारधारा के लोग आदिवासी समाज को तोड़ के एक प्रकार से विभाजन करना चाह रहे हैं। और उसमें से आदरणीय भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल जी स्वयं एक वामपंथी, वाम से विचारधारा के व्यक्ति है। उन्होंने भगवान के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, धर्म के खिलाफ लगातार ठीक है आप आते रहे। और हमारे भारतवर्ष में अभी वर्तमान समय में 705 जाति के लोग आदिवासी समाज में आते हैं, 705 जाति के लोग। अगर हम गोंडी धर्म की बात करेंगे तो बाकी समाज के लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? सरना धर्म की बात करेंगे तो बाकी समाज के लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ये संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में हमको जो 6 जाति को संवैधानिक रूप से मान्यता दिया गया है और 6 धर्म को उस 6 धर्म के अंदर अपने आप को समाहित करके आदिवासी समाज सदियों से रहा है और मूल रूप से सनातन परंपरा को मानने वाला है। हमारे बस्तर में ये जो कुछ तथाकथित आदिवासी हितैषी लोग बताते हैं कि आदिवासी हिंदू ने रावण के वंशज, महिषासुर वंशज, ये ब्राह्मणों का धर्म है। उनको मैं लगातार इस सवाल का मैं जवाब देता आया हूँ। ब्राह्मण हमारे बस्तर क्षेत्र में, मैं बस्तर की बात कर रहा हूँ, बस्तर क्षेत्र में 400 साल से पहले ब्राह्मण था ही नहीं, बनिया था ही नहीं, मारवाड़ी था ही नहीं, अन्य कोई भी जात का व्यक्ति नहीं था। तो 1000 साल पहले ढोलकाल का गणेश मूर्ति किसने बनाया होगा? 1000 साल पहले बारसूल का गणेश मूर्ति किसने बनाया होगा? 1000 साल पहले नारायणपाल का विष्णु मंदिर किसने बनाया होगा? कहीं ना कहीं सनातन परंपरा को मानने वाला यहाँ का मूल आदिवासी समाज रहा है, इसलिए सदियों से सनातन परंपरा को अभिन्न अंग रहा है। और आज जो धर्म कोड के नाम पे जो समाज को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, कुछ समय एक बात आ रहा था आदिवासी धर्म। देखिए 1871 में जो पहला जनगणना भारत में हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें हमको क्या बताया गया? एवर्जिनेंस। 1881 के जनगणना में क्या बताया गया आदिवासी को? एवर्जिनल। 1891 में एवर्जिनल, 1901 में एनिमिस, 1911 में एनिमिस, 1921 में एनिस और 1931 में ट्राइबल रिलीजन। भाई अगर 1931 में ट्राइबल रिलीजन हमको आदिवासी धर्म बताया गया है या 1900 और इसका मांग उठ रहा था, तो मैंने इसके खिलाफ मैंने खुद जगदलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम किया था। मैं उनको पूछा कि आदिवासी क्या 1931 में पैदा हुए? अंग्रेजों ने हमको पैदा किया? भाई हम तो सनातन काल से हैं। और 1941 में ट्राइब्स, और जबकि हम एक तरफ संविधान की बात करते हैं, संविधान का 1951 में शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के नाम से हमको पहचाना जाता है। क्या कोई साजिश है क्या? इस तरीके की जो मुहिम चल रही है, क्या साजिश का हिस्सा है? क्या इससे आप लोगों को नुकसान होगा? क्या बीजेपी को क्या लग रहा है? नहीं, इसके पीछे तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्योंकि आदिवासी समाज को मूल परंपरा से अलग करना चाहते हैं, जबकि सरना धर्म जो सरना परंपरा को मानने वाले शिव को पूजा करने वाले हैं,
कुछ साल पहले कर्नाटक से चुनाव के पहले लिंगायत को अलग धर्म का कोड मांगने की बात कर रहे थे। इस प्रकार से एक वाम से जो संगठन है, वामपंथी लोगों का विचारधारा पूरे दुनिया में SC, ST, OBC, दलित, माइनॉरिटी, ये सबको अलग करके आपस में लड़ाना चाह रहा है। इसके पीछे कांग्रेस जैसे पार्टी और अन्य जो अपने आप को सेकुलरवादी पार्टी बताने वाले लोग समाज को बांट के राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन बस्तर छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और अलग धर्म कोड की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा 705 जाति है पूरे देश में। ठीक है, आगे आपकी बात आ गई, ये वाली बात में आएंगे कि क्यों पे बाद में आएंगे। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक अशोक तोमर जी हैं। पहले उनकी एक विश्लेषण टिप्पणी ले लेते हैं, फिर सर्व आदिवासी समाज की ओर रुख करूंगा। अशोक जी, क्या हो रहा है देश में? क्या इस तरीके की बातों से क्या कुछ राजनीतिक फायदा मिल पाता है, या ये एक तरीके से आवश्यकता है किसी जाति विशेष की, जिसे अगर शामिल कर लिया जाएगा तो उनको जाति के उत्थान में मदद मिलेगी? इस तरीके की मांगों को किस तरीके के इम्पैक्ट के रूप में आप देखते हैं? सीधी सी बात जान लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है तो अपने वोट बैंक को दिमाग में रख रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ, उससे अगर उस जाति का या उस समाज का भला हो तो उससे उसको कोई गुरेज नहीं। रह गई बात इसके जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है सेंसस की, है ना, ओबीसी सेंसस और ट्राइबल और इसका, तो आप याद रखिए कि 2011 में सेंसस हुआ था, कांग्रेस के द्वारा किया गया था। वो था कि स्टेट लेवल पे किया गया था और सेंट्रल ने भी किया था, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट किसी को पता नहीं चला। तो किस धर्म में किसको आप रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य हर लोगों का होता है। रह गई माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात, ठीक है, अगर ये सोचते हैं ऐसा तो करें डिमांड। बीजेपी इसका विरोध कर रही है, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, बीजेपी अपना कुछ ये कर रही हो, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है कि आप आदिवासियों की भला के लिए सोचिए, भलाई के नाम पे ढिंढोरा मत पीटिए और भले के नाम पे आप किसी को उकसाइए मत। ठीक है, तो राजनीति होनी भी ऐसी चाहिए जिससे कि आपका हित तो हो पर किसी का नुकसान मत हो और सामाजिक ढांचा ना बदले। एक बड़े अच्छे विश्लेषण के रूप में अशोक तोमर जी की टिप्पणी आई है। अब सर्व आदिवासी समाज की भी बात सुन लेते हैं कि आदिवासी समाज क्या सोचता है। इस तरीके की मांग कई संगठन उठाते रहे हैं। बंगाराम जी, आप लोगों का क्या कहना है? कांग्रेस भाजपा की बात आपने सुन ली। देखिए, मैं आपको सभी को नमस्कार, सेवा जोहार करता हूँ जी। देखिए, मैं राजनीति से हटके मैं बात करूंगा। हमारे यहाँ के आदिवासी मूल निवासी समाज जो है, वर्षों से हमारी जो धर्म कालम की मांग करते आए हैं, ये जायज है, क्योंकि 1871 से लेकर 1941 तक हम लोगों का धर्म कालम और धर्म अलग ही था। और यहाँ के मूल निवासी जो है प्रकृति के आधार पर चलने वाले हैं, प्रकृति पूजक हैं। ये कोई धर्म संप्रदाय से मेल नहीं खाता हमारे मूल निवासियों का। इसीलिए हमारे जो धर्म कालम जो मांगा गया था, अभी का नहीं है, बहुत पहले से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारे आदिवासियों मूल निवासियों ने जो मांगा उसको पहले लागू करना था। मगर इसमें जो वर्तमान में चुनाव आया है तो उसके चलते जो है धर्म कालम क्यों याद आया, मैं इसका भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। ये पहले पहले तो हम लोग मांग करते आए हैं, हम किसी धर्म संप्रदाय किसी से हमारी जो है मेल नहीं खाता, चाहे शादी विवाह हो चाहे रीति नीति हो। अभी आप किधर जाएंगे, मांग करने वालों के साथ कि मांग नहीं करने वालों के साथ? हम मांग करने वालों के साथ जाएंगे। फिर ठीक तो है, अच्छी बात हो गई हो। तो मतलब आप लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का भी नहीं कर रहे हैं ना, बीजेपी का भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो पहले से हम मांग किए उस समय जल्दी से कर देना चाहिए। आज वर्तमान आने वाला तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है, इसके चलते जो
धर्म कालम को लागू करते हैं, हमारे आदि मूल निवासियों का जो बात को मानती है सरकार, तो हम उसकी स्वागत करते हैं। और ये आज का विषय नहीं है। हम लोग पहले से जो है हमारी संस्कृति रीति नीति जो है अलग ही है, किसी भी धर्म संप्रदाय से मिलता जुलता नहीं है। यहाँ जो मूर्तियां जो लाया गया था, ये जो है यहाँ राजा महाराजाओं ने कई प्रकार का षड्यंत्र आक्रमणकारी करके जो है यहाँ कई प्रकार की भगवान और दुनिया भर का जो फोटो जो, अरे वो तो बहुत पुराना है बताते हैं, मंदिर तो करीब 8वीं शताब्दी का है। हाँ, उस समय भी तो राजा महाराजा रहे होंगे ना, उन्हीं लोगों के द्वारा ऐसा किया गया है। जबकि यहाँ अपने इतिहास बस्तर में बताता है, जब राजा यहाँ नहीं आए थे उस समय यहाँ कोई यहाँ के जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं वो भी नहीं थे। जब यहाँ जो वारंगल से राजा आए, उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मण भाइयों को लाया गया और उनसे पूजा करवाया गया। ठीक है, चलो महेश कश्यप जी, आप सुन रहे हैं आदिवासी समाज क्या बोल रहा है। ये तो मांग लंबे समय से है और सही मांग है, आदिवासियों के साथ है समाज भी ये मांग कर रहा है, आप लोग बस विरोध कर रहे हैं। बंगाराम मोहन जी, बंगाराम जी का नाम पढ़िए, पहले नाम से आपको पता चला होगा कि बंगाराम। ठीक है। क्योंकि बस्तर क्षेत्र में आप देखे होंगे बहुत सारे समाज के लोग हो, कोई भी समाज को, इड़मोराम, आयतुराम, बलीराम, बैदुराम, उनके साथ राम शब्द जुड़ा हुआ है। क्योंकि भगवान राम वनवास काल में दंडकारण्य क्षेत्र में 12 वर्ष विचरण करने का उल्लेख आता है। और आदिवासी समाज सदियों से सनातन धर्म को मानने वाला रहा है। और मैं भी क्योंकि सर्वआदिवासी समाज के व्यक्ति हूँ, आदिवासी समाज से हूँ, बंगाराम से एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये लोग बस्तर में सर्वआदिवासी समाज को दो फाड़ करके रखे हैं। एक सर्व आदिवासी समाज जो मूल रूप से जो 42 थी पंजीयन ने 2013 में, उसको अलग होकर इन्होंने रूढ़िजन्य प्रथा एक बस्तर संभाग बना के रखा है। और इन्हीं लोगों के द्वारा हमारे आदिवासी समाज के लोग जो अपनी संस्कृति परंपरा कल्चर को रक्षा करने के लिए नारायणपुर में जो आंदोलन किया, तो वो जब देखिए धर्मांतरण के कारण आदिवासी का जो मूल संस्कृति है, जो रूढ़ी परंपरा है, खत्म हो रहा है, पूरा विश्व में खत्म हो गया। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, उसका उत्पत्ति ही धर्मांतरण के विरोध में, संबंध के विरोध में अमेरिका में विरोध हुआ था, इसके कारण विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। तो उसके लिए आंदोलन करते हैं, तो ये लोग उनका सपोर्ट करते हैं किसका? धर्मांतरण करने वाले को लोग। क्योंकि मैं भी एक सर्वआदिवासी समाज का उपाध्यक्ष भी हूँ, रहा हूँ छत्तीसगढ़ 42 सीट। ये जो बंगाराम जी लोग बात कर रहे हैं ना, क्योंकि समाज को अधिक बंगाराम जी के क्षेत्र के लोग हमारे जो आदिवासी जनजाति समाज के लोग आज अपने आप को हिंदू बताते हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले बताते हैं। कुल मिला के ये लोग, और जब ये जो वामसेव संगठन है, खासकर आदरणीय भूपेश बघेल जी के पिताजी श्री नंद कुमार बघेल जी, क्योंकि वामसेव विचारधारा के और समय हिंदुत्व के विचार बात करते हैं, तो इनके प्रेरित और इनके पीछे हमारे आदिवासी समाज को भी पोया पुनेम के नाम से और अन्य संगठन के नाम से वामसेव के लोगों को, चलिए जावेद जी, ठीक है जावेद जी, आपने सुना भ्रमित करने की कोशिश है, आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश है। वो तो आदिवासी वैसे ही आपके साथ हैं, आप लोगों को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? जावेद जी, मैं चाहता हूं कि, और हर कोई को यह चाहना चाहिए कि इतने संवेदनशील विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप वो पैटर्न मत लेकर के आइए बस्तर में, जो आप पैटर्न उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आप कर रहे हैं कि व्यक्ति को पकड़ करके आप कहते हैं कि कहिए जय श्री राम। भाई, राम सबके हैं और राम का नाम मन से दिल से निकलता है, तो आप किसी को पकड़ करके जय श्री राम मत कहलाइए। और उसी तरह से यहाँ पर भी बस्तर में आप आदिवासी को आप सर्वे करवा लीजिए, आप उनका मन टटोल लीजिए। एक सर्व आदिवासी समाज का अध्यक्ष वहां बैठ करके बात कर रहा है, वो तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भाई ये हमारी तो बहुत पुरानी मांग है। वो तो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि भाई जब से फायदा क्या है, फायदा क्या है? अगर वो तो आदिवासी का लाभ पहले ले रहा है, धर्म बस अलग हो जाएगा, कोड अलग हो जाएगा, फायदा क्या मिलेगा उनको? भाई देखिए, उनका संविधानिक रूप से जब संविधान लागू हुआ उसके पूर्व में, जब संविधान लागू हुआ उसका रिकॉर्ड पूछिए। आज उनका लाभ अगर आदिवासी समाज अपने आप को क्या लिखा है? सब हिंदू लिखे, मैं भी हिंदू लिखा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो 15 सालों से 20 सालों से छत्तीसगढ़ में जला रही है, आपस में लड़ा रही है,
उससे कम से कम वो बच जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा होगा उनको। ठीक है, और रही कांग्रेस की बात, तो हम थोड़ी ना पकड़ करके प्रधानमंत्री मोदी के पास लेकर के जा रहे हैं इन 42 समाजों को। हम तो कह रहे हैं भाई आप मांग करते हैं, आप अलग अलग मांग करने की बजाय आप एक साथ मिलकर के मांग करें तो हो सकता है शायद आपकी मांग पूरी हो जाए। हमारी इसमें कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस समर्थन कर रही है, उसका कोई लेना देना, लेकिन ठीक है, राजनीतिक दांव है, एक और राजनीतिक दांव आज हमें देखने को मिला। ठीक है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है, कुछ तथाकथित कांग्रेस समर्थित लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। अब ये इस मुद्दे से अलग हटके एक और, ठीक है जावेद जी, जो आज छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ बना रहे हैं, माता कौशल्या का भव्य मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चलिए जावेद जी, ठीक है जावेद जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात मान गए। अब एक और मुद्दे पे आते हैं, ये भी एक राजनीतिक दांव है और एक और राजनीतिक दांव अब देखने को मिलने वाला है, एक देश एक चुनाव। इस पर एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, पहले विश्लेषण हम समझ लेते हैं। अशोक तोमर जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, इसकी चर्चा लंबे समय से होती थी, अब कुछ लग रहा है कि इसमें की परतें खुलने वाली हैं और जब विशेष सत्र सितंबर में होगा, हो सकता है कि एक देश एक चुनाव का फैसला हो जाए। ऐसे में छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश क्या करेंगे, क्या असर होगा, क्या ऐसा कर सकते हैं मोदी जी? देखिए, इसको बिना राजनीतिक चर्चा किए हुए अगर करना होगा तो सबसे भारी भूल होगी अगर सरकार ऐसा करती है। हाँ, इसके लाभ हैं। लाभ क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ। पहला लाभ ये है, जो हर एक साल हर एक राज्य में जो करीब 304, बिहार जैसे राज्य में इलेक्शन कराने में 300 करोड़ खर्चा होता है, वो बच जाएगा। दूसरी चीज, हमारे कितने टीचर, कितने मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग इलेक्शन में लगे रहते हैं, साल भर किसी ना किसी चीज का इलेक्शन है, उनको इलेक्शन ड्यूटी, भाई टीचर का काम पढ़ाना है कि इलेक्शन ड्यूटी करना है, वो बच जाएगा, साल में एक ही बारी हो। तीसरा चीज, कोई सरकार पॉलिसी ले आई, तब तक इलेक्शन हो गया और वो सरकार गिर गई तो दूसरा आ गया, फिर पॉलिसी चल रहा है, फिर 2 साल के बाद सरकार गिरी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले बहुत ज्यादा होते हैं। अब रह गई कॉन्स्टिट्यूशनल बात, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हुआ, पहले तो हुआ ही थे 52, 58 ये सब जो इलेक्शन हुए थे उस समय एक साथ होते साथ। लेकिन अब फेडरलिज्म का एक नियम है कि हर एक राज्य अपने को उसके लिए तैयार करे, उसके अपने रोल हैं, और जो क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी, वो खत्म हो जाएंगे। अगर क्योंकि हर आदमी चाहेगा नेशनल पार्टी को ही वोट देना, क्यों वो रीजनल पार्टी को देगा जब 2 मेन पार्टी रहेंगे। ठीक बात है। हाँ, और हमें कहीं कभी का लगता है कि भविष्य में जाके कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में ना हो जाए, मुझे इस चीज का भी लग रहा है। क्या ये क्षेत्रीय दलों को, जो गठबंधन महागठबंधन बन रहा है, उन्हें काटने के लिए ये दांव खेला जा रहा है, इसका असर होगा? जो गठबंधन वाले राजनीतिक दल हैं, छोटे दल हैं, उनको नुकसान हो जाएगा? अशोक जी। हाँ, छोटे दल कहीं नहीं रहेंगे भाई, छोटे दलों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ये 5 सीट 4 सीट जीतने वाले तो एकदम ही गायब हो जाएंगे, और क्षेत्रीय जो अपने को विजयी आज बता रहे हैं, जब राष्ट्रीय स्तर पे होगा तो देखिएगा उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। जावेद जी, कम समय में ये होने जा रहा है, ये भी एक राजनीतिक दांव है, ये चल रही है बीजेपी, कैसे निपटेंगे? आप लोग को तो नुकसान हो जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं मोहन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं। वो इतिहास को जरूर पढ़ते होंगे, और इतिहास साक्षी रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस तरह का कुछ करने की कोशिश किए थे। उस समय एक नारा भी लाए थे, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, है ना, और मुखी खाए थे और फेल हो गए थे। तो मुझे नहीं लगता वो इस तरह का कुछ करेंगे, और अगर इस तरह का कुछ करने की उनकी मंशा है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, है ना, हावी है, तो यह और प्रदेशों में जिस तरह से ये इनकी साख गिरते जा रही है, तो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से 5 राज्यों में 3 राज्य स्पष्ट रूप से हारते देख रहे हैं, तो ये चाह रहे होंगे कि एक साथ चुनाव करा दे और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव कराए, और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव करा करके हम राज्यों को भी जीत जाए, केंद्र में भी बैठ जाए। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप राज्यों का चुनाव, केंद्र का चुनाव एक साथ कराने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप नगरीय निकाय का चुनाव भी करवा लीजिए, पंचायतों का चुनाव भी करवा लीजिए, सारे चुनाव एक ही साथ करवाइए, फिर उसमें अलग अलग, फिर उसमें भी चल रहा है, वही उसी पे चर्चा हो रही है। महेश जी, ये देखिए कांग्रेस प्रतिक्रिया दे रही है आप लोगों के,
पक्ष में नहीं है, इस तरीके के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है कांग्रेस। मोहन जी, कांग्रेस के लोग देश के जनता को भ्रमित करके रखो और काम कुछ मत करो, है ना। तो हम तो बांट के रखो, कांग्रेस का नीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खासकर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी का सोच है, जावेद जी आप सुन लीजिए, महेश जी की बारी है। भारत को जब शुरू बनाना, भारत का वैभव को, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सोच है, माँ तेरा वैभव अमर रहे, अमर दिन चार रहे या न रहे, इस भाव से भारत माँ को देखने वाले हम लोग हैं। इनके जैसा राजनीति करके, सिर्फ चुनावी करके, धांधली करके और वो करके चुनाव जीतने वाले नहीं है। इसलिए एक देश कौन सी धांधली करते हैं भाई, एक बात बताइए। चुनाव तो स्पष्ट रूप से जैसे आप लड़ते हैं वैसे हम लड़ते हैं, धांधली तो आप करते हैं। इसलिए जो जनता का बहुमत रहता है, है जैसे कानून को हटाया, इसलिए कानून हम जो जाते हैं, हमारा जो सरकारें गिराते हैं, धांधली करके तो राज्यों में पहुंचाने वाला जो भी कानून हो, देश में उसको बदलना हमारा केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें स्पष्ट बहुमत है। चुनाव का मद्देनजर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री थे तब से इन विषय को चर्चा करते आ रहे हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि हमको लागू कर देंगे। अब अरे भैया, लोकतंत्र में जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद होती है, उसका निर्णय तो मान्य करिए। चुनाव के चलिए, संभव कितना है, कितनी कठिन डगर है, एक बार अशोक जी की फिर टिप्पणी ले लेते हैं, फाइनल का कमेंट पूरी चर्चा पर। जी अशोक जी, कितना संभव है? ये तो एक सोच है, विचार है, पर क्या स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है, बहस होगी, और मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं। हाँ, वर्तमान में लोकसभा का चुनाव हो सकता है, उसकी उम्मीद है हमें, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ नहीं होंगे। कई राज्यों में पहले हो चुके हैं चुनाव, उसकी जी उसका एडजस्टमेंट बहुत दिक्कत है जी, तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है, मेरा अपना मानना है। ठीक है, पूरे देश में एक साथ नहीं हो सकता चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव पहले किया जा सकता है। इस तरीके की स्थितियां बन रही है और इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया है, ऐसी संभावना है। तो राजनीतिक दांव है, कितना सफल होगा ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जावेद जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाराम जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महेश कश्यप जी ने अब हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। अशोक तोमर जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इसमें हमने जानने की कोशिश की राजनीतिक दांव कौन क्या क्या चल रहा है, आदिवासी धर्म का अलग, आदिवासियों का अलग धर्म कोड हो, ये एक दांव है, एक साथ चुनाव हो, ये भी एक दांव है। इन दोनों दांवों में कौन सफल होगा ये जनता तय करेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।